हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए बेटा, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिन बच्चों ने अभी तक ईवीएस की और आपकी हिंदी की मैराथन नहीं देखी बेटा, वो लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है। और काफ़ी अच्छी मैराथन है, आपको क्वेश्चन ज़रूर उसमें से देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है बेटा। और जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करें, वो भी लोग जाकर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी पीडीएफ, मैराथन की पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड करा दी गई है, ठीक है। और जल्दी ही आपको मैथ की भी मैराथन मिलने वाली है, तो आप लोग तैयार रहेंगे और नोटिफिकेशन के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक में होता है। लौह तत्व, ठीक है। कहता है आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, टमाटर, या आंवला, पालक और गुड़। ऑप्शन हो जाएगा 4। ये कब दिया जाता है? जब बेटा क्या हो जाता है, खून की क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तब क्या दिया जाता है, गुड़, आंवला और पालक दी जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, अनीमिया रोग बोलते हैं, अनीमिया रोग बोलते हैं। डॉक्टर सलाह देता है कि आप लोग गुड़ खाइए, पालक खाइए और आंवला खाइए। देखो, ये प्रीवियस ईयर का सेट ही चल रहा है आपका, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैराथन से मिल रहे हैं, ये देख लीजिए आप लोग। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया था। ये भी मैंने आपको बताया था, आपको किए गए ये पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीला या हरे आदि। कहता है जॉर्ज मेस्टल ने इसका करा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने करा, चार्ल्स डार्विन ने करा, या ग्रेगोर जॉन मेंडल ने करा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 82 नंबर का। आप लोग आंसर दीजिए। देखो, ग्रेगोर जॉन मेंडल, इन्होंने क्या किया था, 28,000 पौधों पर क्या किया था, रिसर्च की थी, ठीक है। उसके बाद ही इन्होंने मटर में क्या कर पाया था, प्रयोग कर पाया था, ठीक है। और जो जोड़ियों में पाए जाते हैं इन्होंने बताया। अच्छा, जॉन मेंडल का प्रथम नियम कौन सा था, पृथक्करण का नियम कहलाता है, जिसके अनुसार पेरेंट ग्रुप के एक मेंबर के केवल आधे गुण संतान में ट्रांसफर हो पाते हैं। ग्रेगोर मेंडल का दूसरा नियम आनुवांशिकता का नियम है, और जिसके अनुसार अलग अलग गुणों के जीन्स एक दूसरे से क्या होते हैं, अप्रभावित रहते हुए आपस में मिलते हैं, ठीक है। 2 सिद्धांत मैंने ऐसे ही बता दिए। ज़रूरी नहीं बेटा मैं आपको सब चीज़ें लिख के बताऊँगा, मेरा जो मैं बोल रहा हूँ ना उसे भी अच्छे से सुनिए आप, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बेटा कल ये भी मैंने मैराथन में लिया था, बिल्कुल एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैराथन का, सारे क्वेश्चन देखो मिल रहे हैं। कहता है नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, असम में बनाते हैं, ठीक है। और अगर मीटर में नहीं देगा तो 10 से 12 फीट देगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों होता है, क्योंकि बेटा असम में क्या होती है, पानी वर्षा ज़्यादा होती है, बाढ़ आने की आशंका ज़्यादा होती है, इसलिए ऊंचे ऊंचे खंभों पर बनाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर राजस्थान की, गुजरात की राजधानी, और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः क्या होंगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो मैप तो हल्का सा बना देता हूँ मैं इस तरीके से, इतना बहुत है आपके लिए, ठीक। अब हमारा दिल्ली जो है बेटा, इस जगह पर दिल्ली हमारा स्थित है। अब वो कहता है कि दिल्ली के सापेक्ष, तो मैंने आपको बताया था जिसके भी सापेक्ष बोलेगा आप क्या कर लेंगे, वहाँ पे दिशा का निर्धारक बोल लेगा। तो ये हमारा क्या है, दिल्ली है, ठीक। यहीं पर ही आप क्या करेंगे, दिशा का निर्धारण कर लेंगे। अब यहाँ से इस जगह पे आप आएंगे तो हमारा क्या मिलेगा आपको, गुजरात मिल जाएगा। बिहार की बात कर रहा है, जब आप इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा, बिहार मिलेगा, ठीक है। तो अब दिल्ली के सापेक्ष कौन कहाँ कहाँ पर है, तो ये वाला हिस्सा आपका कहाँ गया, दक्षिण पश्चिम में आ गया। ये वाला हिस्सा कहाँ गया है, दक्षिण पूर्व में आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो दिशा दूरी से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने को, तो आप लोग अपना मैप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 85 कहता है कि आप एक एकीकृत, देखो एकीकृत भी मैंने कल मैराथन में लिया था और अच्छे से समझाया था कि आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। कहता है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। नहीं बेटा, अलग अलग अध्यापक का नहीं, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे नहीं। कहता है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। बिल्कुल, हम क्या करेंगे, जैसे कि हम भाषा गणित के माध्यम से ईवीएस को पढ़ाते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है किसके माध्यम से पढ़ाते हैं, तो भाषा और गणित के माध्यम से हम क्या पढ़ाते हैं, ईवीएस को जोड़ते हैं। जैसे कि भाषा में मैंने कहा से कबूतर पढ़ाया, तो यहाँ पे क्या बना होगा, ये कबूतर बना होगा। तो हमने हिंदी भी सीख ली और पर्यावरण भी सीख लिया, ठीक है, इस तरीके से। अब हमसे कहता है कि 85 वाला क्वेश्चन कि अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग कर देंगे। अलग नहीं करना है, क्योंकि कक्षा 1 से 2 तक हमारे पास क्या ईवीएस की पुस्तक होती नहीं है, भाषा और गणित के माध्यम से में पढ़ाया जाता है। यानी कि एक चीज़ में क्या करना है, दूसरे को मर्ज कर देना है आपको, ठीक है बेटा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। ठीक, देखो थीम और उपथीम भी मैंने कल बताई थी। तो थीमों की संख्या बेटा कितनी है, तो थीमों की संख्या है 6, और वो 6 कौन कौन सी होती हैं ये एक बार आप लोग समझ लीजिए। पहला होता है आपका परिवार एवं मित्र। क्या होता है? परिवार एवं मित्र। जल, भोजन, आश्रय और यात्रा, और जो हम सोचते हैं और करते हैं। ठीक है, ये 6 थीम हो जाती हैं आपकी। अब देख लीजिए हमसे क्या पूछा है। हमसे पूछा है कि 6 विषयों में से एक है। ठीक है, कहता है कि जो चीज़ें हम सोचते हैं और करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 86 का पहला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि उपाख्यान अभिलेखों में से क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। जो उपाख्यान आपके अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है, नहीं करना चाहिए। कहता है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, मुख्य रूप से समस्या जो ग्रस्त स्थितियाँ हैं उसकी पहचान करके मर्ज करना चाहिए। निर्णय वाले कथनों को लिखना चाहिए जो आप निर्णय ले रहे हैं बच्चों के लिए। कम मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करके उसमें लिखना चाहिए। कहता है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान। हाँ, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये नहीं लिखना चाहिए। क्यों? देखो, शिक्षार्थी के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की जानकारी के लिए, ठीक है, उपाख्यान का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो बच्चे के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उपाख्यान अभिलेख में उसका सारा लिया जाता है। विद्यालय बालक की प्रगति का एक क्या है, अभिलेख कई रूप में रखा जाता है। जैसे कि उपाख्यान अभिलेखों में बच्चों की रुचियों और संबंधों के तथ्यों का संकलन किया जाता है। अतः दिए गए विकल्पों में से आपका जो ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा है, इसलिए जो सही वाले हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, हमसे पूछा है, हम कंफ्यूजन हो गए। देखो, हमसे पूछा है कि देखो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, एक बार फिर से समझते हैं। हम कंफ्यूजन हो गए। यहाँ पे उसने लिखा है कि कौन सा दर्ज नहीं करना चाहिए। तो उपाख्यान अभिलेखन में बेटा केवल बच्चों की चीज़ों को हमें दर्ज करना चाहिए। किस में दर्ज करना चाहिए? केवल क्या, अभी मैंने बताया जानकारी, विद्यालय बालक की प्रगति का अभिलेख तैयार करना चाहिए। यानी कि ये सब कुछ बालक के लिए ही होता है। तो बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, ये ऑप्शन तो आपका ठीक है, लेकिन उत्तर नहीं होगा आपका। ये हमसे पूछा कौन सा नहीं है, कहता है मजबूतियों और कमजोरी की पहचान करना। नहीं, ये नहीं होगा। निर्णय वाले का निर्णय तो आप टीचर लेंगे ना, बच्चे के लिए थोड़ी ना ये होगा। यानी कि ए, बी और सी ऑप्शन आएगा। कन्फ्यूज़न हो गया था थोड़ा सा, देखो आपको भी हो सकता है एग्जाम में, जैसे कि अभी मुझे हुआ, मैंने सर्कल कर लिया उसके बावजूद भी मैं इसे भूल गया। ठीक है, 88 कहता है कि स्मिता अपने विद्यार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाह रही है, रूढ़िवादी जो छवियाँ हैं उसके प्रति संवेदनशील, यानी कि उनको कम करना चाह रही है। क्या करना चाह रही है? कम करना चाह रही है। कह रहा है केवल लड़कों से प्रतिदिन, कहता है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करवाना चाहिए। देखो, केवल भी लगा हुआ है तो टैग बट से कट गया, और केवल लड़कों का इस्तेमाल कर रहा है। जब आप लैंगिक वाइज या जेंडर वाइज को कम करने की बात करेंगे तो हमें दोनों बच्चों को देखना है, साथ में लड़का को भी देखना है, लड़कियों को भी देखना है। कहता है एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चलाती है। जो ऑटो चलाती है यानी कि लड़कों का काम कर रही है, अपोजिट काम कर रही है, यानी कि अपारंपरिक काम कर रही है, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। पुनीत क्या करना चाहता है? क्वेश्चन समझे, फिर से समझा देता हूँ। कहता है पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या करना चाहता है ये आपको बताना है। ठीक है, कहता है अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान। नहीं, वो ड्राइंग थोड़ी ना बनवाना चाह रहा है। पाचन प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना चाह रहा है। नहीं, मूल्यांकन भी नहीं करना चाह रहा है।
परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित तारीख बना सकते हैं या नहीं बना सकते। नहीं बेटा, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाह रहा है कि बच्चा क्या क्या जानना चाहता है, वो जानकर आया है, यानी कि उसका प्रूफ ज्ञान जान करना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। ये नहीं वाला बड़ा परेशान करता है, इसलिए क्या करना है, सर्किल बार बार करना है आप लोगों को। ठीक है, फिलहाल ये आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, और कहता है कि इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। रचनात्मक आकलन। अब रचनात्मक आकलन, रिपोर्ट कार्य के प्रत्येक तिमाही में सूचना देना रचनात्मक आकलन के संबंध में नहीं होता है बेटा, ऐसे ही समझ लीजिए आप लोग, या फिर चलो अच्छा मैं पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। रचनात्मक आकलन का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। रचनात्मक आकलन का मतलब ये होता है कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया आदि में मूल्यांकन करके सुधार किया जाता है। रचनात्मक आकलन में किसी शैक्षिक कार्यक्रम या किसी योजना की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता का आकलन किया जाता है बेटा। तो ये तो ठीक है आपका। बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करती है, ये भी ठीक है। रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक तिमाही में नहीं, ये तो आपका कौन सा आकलन हो जाएगा, तिमाही में, छमाही में, ये आपका हो जाएगा योगात्मक आकलन। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही।